आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल चाहता है। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर भाविश खान, और आज के दिन मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आप चूंकि मेरा प्रोग्राम सुनते रहते हैं और ड्रामा रिव्यू में मैं देती हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि जब जब मैंने परीजाद का रिव्यू दिया, और उसमें स्पेशली थर्ड एपिसोड के बाद से एक बंदे का मैं लाजमी अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रही हूँ, और उनको ढूंढने की भी बड़ी मैंने कोशिश की। अहमद नसास का किरदार, जो कि आजकल हमारा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है। तो आज बिलाखिर बड़ी जद्दोजहद के बाद मेरे साथ मौजूद हैं परीजाद के अहमद नसास, यानी कि अदील अफजल साहब। तो उनको हम कहते हैं वेलकम अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अदील। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका आपने मदद किया। थैंक यू सो मच अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं इतनी इतनी इंस्पायर हुई हूँ आपकी एक्टिंग से, तो शुरू में मैं आपकी जरूर तारीफ करना चाहूंगी। मैंने आपको फोन पे भी ये बताया था कि बहुत शानदार एक्टिंग कर रहे हैं आप, बहुत ही कमाल का आपका कैरेक्टर है और बहुत खूबी के साथ आप निभा रहे हैं इसे। बहुत शुक्रिया। मैं बस क्या कहूँ, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन से शायद ज्यादा ही है। आई थिंक लिखा अच्छा हुआ था और बनाने वालों ने मेहनत की है उस पे, तो बस वो उन सब की मेहनत का क्रेडिट जो है वो किसी तरह मुझे मिल रहा है। लोग कह रहे हैं यार आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, बट आई थिंक इट वाज रिटन वेल। और प्लस जिनके साथ काम कर रहा था, ऑब्वियसली उनकी अप्रोच और एस्थेटिक्स इतने अच्छे थे कि वो अच्छे तरीके से निकल के सामने आया। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, ये आपने एक्सपेक्ट किया था, मतलब जैसे भी आप कह रहे हैं, तो अभी इस वक्त कितने लोगों के रोजाना की बुनियाद पे आपको फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या बात है यार, आप छा गए? हाँ, मुझे जब मुझे ये रोल मिला था, तो मुझे जो टीम थी उसके जो एडी और जो बाकी डायरेक्टर वगैरह, उन सब ने ये कहा था कि ये बड़ा अच्छा रोल है। मैं खुद थोड़ा सा हेजिटेंट था एक्टिंग के लिए। इससे पहले भी मैंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा एक डर था, एक नर्वसनेस थी कि बस उन्होंने मुझे बुला लिया है और आई एम जस्ट गोइंग स्ट्रेट अवे टू द शूट ना। कोई दरमियान में हमारी कोई टीम से उस तरीके से मेरी मुलाकात भी नहीं हो सकी कि कोई मैंने कैरेक्टर की कोई ब्रीफिंग हो गई हो या कोई मेरा ऑडिशन वगैरह हो गया, उस तरीके से स्क्रीन टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी। लेकिन जैसे ही ये जब बन ही रहा था, तब भी थोड़ा सा आसपास सारा जो क्रू था वो ये कह रहा था कि बहुत अच्छा जा रहा है। अहमद अली अकबर जो लीड कर रहे हैं, उनकी ऑब्वियसली एक्टिंग इस वक्त छाई हुई है। सो अहमद ने भी काफी सपोर्ट भी किया, प्लस अप्रिशिएट भी किया। बट जब ये प्ले ब्रॉडकास्ट हुआ था, मुझे पता चला अच्छा टीवी की ऑडियंस तो काफी बड़ी है, कि मतलब एक दो एपिसोड से ही ये फर्क आ गया कि बहुत सारे पेजेस के ऊपर वो क्लिप्स जो हैं वो टैग हुए, मतलब वो अपलोड हो रहे थे और वो बार बार मुझे वो साथ साथ टैग कर रहे थे। प्लस ऑब्वियसली अप्रिसिएशन है, थोड़ा बहुत आसपास के लोग भी अब पहचानने लग गए हैं, जो वैसे तो बड़े अरसे से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा आप टीवी पे भी आने लग गए। तो आई थिंक बहुत ही मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा रिस्पॉन्स रहा है। और ज्यादा अच्छी बात ये भी रही है कि सिर्फ तो उस तरीके से पब्लिक एप्रिसिएशन तो मिली है, लेकिन जो आपके आसपास आपके दोस्त अहबाब होते हैं या जो थोड़े से क्रिटिकल चीजों को देखने वाले लोग होते हैं, उनकी तरफ से भी ये था कि नहीं, वी आर हैप्पी टू सी कि यार बहुत अच्छा रोल था और आपने बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। सो आई थिंक बस अल्लाह का करम है, और क्या कहें, एक मौका मिल गया हमें और वो अच्छे से हो भी गया खुद ब खुद। जबरदस्त, ग्रेट। और इसके बाद आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, मेरी ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो अदील, ये तो इस ड्रामे की हो गई कहानी। इससे पहले का मैं ये भी जानूंगी कि वो एक आध छोटे रोल आपने क्या किए थे, और उससे भी अगर हम पहले चले जाएं, थोड़ा सा हमें अपने बचपन के बारे में भी बताएं, और ये भी कि कैसे, मतलब ये कैसे शुरुआत हुई आपकी इस काम की, बचपन से रुझान था, क्या था? अब बेसिकली मुझे अरसा तो बहुत हो गया, मतलब मैं इसी फील्ड से जुड़ा हूँ तकरीबन 17-18 साल तो मुझे हो गए। मैंने अपना कैरियर जो है वो आप ही की तरह रेडियो से स्टार्ट किया था एज ए आरजे इन 2003। ग्रेट। और मैंने कोयटा से शुरू मैंने किया था। मेरा अपना ताल्लुक भी कोयटा से ही है, बलूचिस्तान से। तो वहाँ पे 2002 में आया था FM 101, मतलब एक पहला FM चैनल था जो वहाँ पे लॉन्च हुआ था। मैं भी FM 101 की हूँ। जबरदस्त, ग्रेट। तो बहुत कमाल हो गया। मैं FM 101 कराची से रह चुकी हूँ, ताल्लुक मेरा। अच्छा, क्या बात है, बहुत आला। सो बस वो आप फिर समझ सकते हो। तो वो उस वक्त एफएम का ना एक क्रेज भी बहुत था, उसकी मतलब अवाम में बहुत ज्यादा मकबूलियत थी, क्योंकि कम्युनिटी लेवल के ऊपर आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता था। तो एफएम से मैंने स्टार्ट किया, उस वक्त मैं पढ़ रहा था, स्टूडेंट था, और फिर मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं
जो कुछ पढ़ रहा हूँ, मतलब मैंने साइंस पढ़ी थी, फिर सोशल साइंस भी मैंने पढ़ी, बट मुझे फील यही हो रहा था कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें और मेरे काम में बहुत फर्क है। जो मुझे अपॉर्चुनिटीज ज्यादातर मिलती थी वो आर्ट से रिलेटेड ही होती थी, क्योंकि उससे पहले मैं डिबेटर रहा हुआ था, थोड़े बहुत स्किट्स किए हुए थे एकेडमिक्स में, मतलब लेकिन कोई इतना कोई उस तरीके का बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट नहीं थी कि मैं कहूँगा मैं कोई बहुत शायरों अदीबों में या बहुत आर्टिस्टों में उठ बैठ रहा हूँ। वो एक नॉर्मल सी लाइफ थी, बस हल्के फुल्के मौके मिल रहे थे। सो वो रेडियो एक पहला ग्राउंड था जिसने थोड़े से एक सर्कल की तरफ, एक अलग, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल एक अलग परसेप्शन की तरफ जो है ना, वो उसके दरवाजे हमारे लिए खोले, क्योंकि उससे पहले एक सर्टेन किस्म का ही परसेप्शन था हमारा सोसाइटी को लेके, लोगों को लेके, हर चीज को लेके। लेकिन जब आप आर्टिस्टों से, अदीबों से मिलते हैं तो फिर वो आपको ऑब्वियसली आपकी शख्सियत में भी निखार आ जाता है, आपके अफकार में भी तब्दीली आ जाती है। तो रेडियो से निकला, फिर मैं जर्नलिज्म में चला गया, कुछ साल मैं अखबार में नौकरी करता रहा। उसके बाद फिर मैंने साथ साथ फिल्म पढ़ी, क्योंकि मुझे मतलब फिर मैं ये फील कर रहा था कि नहीं, मैं लैग कर रहा हूँ। जो मेरा शौक है या जो मेरा रोजगार है, जहाँ से मैं पैसे वगैरह कमा रहा हूँ, तो मेरे पास उसकी एजुकेशन भी होनी चाहिए। इस तरह तो चलो ठीक है, काम मिल जाए। तो फिर मैंने फिल्म में डिग्री की, और उसके बाद फिर बस ऑन एंड ऑफ, कभी कहीं पे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कभी किसी के लिए एड लिख रहे हैं, कहीं पे डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इस तरीके से काइंड ऑफ एक सिलसिला चलता रहा। ड्रामा मैंने पहला किया था समद कुसट का आखिरी स्टेशन। उसमें हर एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी होती थी, तो उसमें एक ड्रग एडिक्ट का रोल था, तो वो मैंने किया था। वो ड्रामा उस तरीके से बहुत ज्यादा पब्लिकली वो नहीं है, बट उसकी स्टोरी और जो उसका आप कह सकते हैं जो उसकी ट्रीटमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी अक्लेम थी, लोगों ने उसकी काफी तारीफ भी की थी। उसके बाद फिर सरमदी की फिल्म जिंदगी तमाशा में मुझे मौका मिला था रोल करने का, लेकिन जिंदगी तमाशा अनफॉर्चुनेटली सिनेमास तक नहीं पहुंच सकी अभी तक, आई होप के फ्यूचर में आ जाएगी। और साथ साथ मैं डिजिटल के ऊपर अपना कंटेंट बना रहा था काफी अरसे से। इनफैक्ट मुझे ये जो नासाज का जो रोल भी मिला है वो इसी तरीके से मिला था कि मेरे बहुत थोड़ी सी एक सर्टेन सी ऑडियंस है जो मेरा कंटेंट देखती है, और मैं रेगुलर कंटेंट नहीं लगाता, जब कभी दिल करता है तो कोई अपनी वीडियो, अपनी ओपिनियन अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे फैंस में से ही एक बंदा परिजात का एसोसिएट डायरेक्टर है, जाहिद उसका नाम है। सो वो डायरेक्टर के भी काफी क्लोज है, काम भी वो काफी अरसे से हम टीवी में कर रहा है, और वो मेरी वीडियोस वगैरह देख के मेरा फैन था। तो उसने ना मुझे खुद अप्रोच करके कहा कि मैं, ये रोल है अगले ड्रामे में और मैं चाहता हूँ कि ये आप करें, ये आप सबसे ज्यादा फिट बैठता है। सो ये उसी की आई थिंक सारी मेहनत थी कि उसी ने सबको कन्विंस भी किया। मेरी वीडियोस उसने डायरेक्टर को दिखाई, प्रोड्यूसर को दिखाई, बाकी के जो एक्टर्स हैं उनको दिखाई कि नहीं, हम इस एक्टर को जो है ना वो कंसीडर करेंगे। सो बस ये इस तरीके का है कि मुझे काफी टाइम हो गया लाइक डिफरेंट मीडियम्स में, कभी थिएटर की तरफ चले गए, कभी रेडियो की तरफ चले गए, टेलीविजन में भी, फिल्म में भी, जहाँ कहीं कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बस वहां पहुंच जाते हैं। जबरदस्त, ग्रेट। सबसे पहले तो भाई जाहिद साहब का शुक्रिया बनता है और उनके लिए मैं तालियां भी बजाना चाहूंगी कि क्या मतलब उन्होंने नजरें पाई हैं कि माशाल्लाह से उन्होंने आपको ढूंढा, क्योंकि आपका सीन शुरू हुआ है 3rd एपिसोड, पहला सीन, और आपने अपनी डायलॉग डिलीवरी, मतलब आपका जो डायलॉग था पहला आपने बोला है, मैं लेट के ना सोफे पे देख रही थी ड्रामा, आपने पहला डायलॉग बोला है, मैं उठ के बैठी हूँ, और उसके बाद लिटरली मैंने टेक नहीं लगाई है और मैंने पूरा सीन आपका इस तरह से देखा है। तो इतनी कमाल की माशाल्लाह से आपकी टाइमिंग पे डायलॉग डिलीवरी है, आपका बोलने का अंदाज, लहजा, तो जबरदस्त, ग्रेट। जाहिद, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने हमें इतना अच्छा अदाकार हमें इंट्रोड्यूस करवाया है हमसे। तो ये तो सिलसिला हो गया अदील के आप इस तरह से पहुंचे और आपने ये ड्रामा किया। इसके अलावा जो आप अपने कंटेंट का बता रहे हैं तो उसके बारे में भी बताएं। मैंने कुछ 1-2 देखे जब आपने मुझसे जिक्र किया, तो गुल खान मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, बस रोमांस, और भी मैंने आपके काफी सारे देखे। तो इसमें क्या आपकी कोशिश होती है, किस तरह का कंटेंट आपकी जिंदगी से ही रिलेटेड होता है, जैसे जो मुझे लगा कि आप अपने कॉलेज के दिनों की और अपनी ही कुछ बात कर रहे होते हैं, तो ये कैसे आइडिया आपको आया? आपको लगता है मतलब कि यहाँ पे लोग जो हैं वो हमारी अपनी कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं? मुझे मेरा आई थिंक जो एक रियल लाइफ में
एक आप कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट था, वो ये स्टोरी टेलिंग था कि मैं अगर किस्सा वगैरह सुना रहा होता हूँ दोस्तों को या क्लासरूम में भी जब मैं सुनाया करता था कोई बात, तो मुझे ये फील होता था कि अच्छा मुझे थोड़ी तवज्जो से सुना जाता है मे बी। और फिर कुछ टीचर्स भी ऐसे थे जो मुझे ड्यूरिंग क्लास जब कभी लेक्चर लंबा हो जाता था तो वो कहते थे अच्छा यार चलो अब किसी की मिमिक्री करके या कोई जोक सुना दे, कुछ थोड़ा सा मूड चेंज कर दे। तो मुझे ये थोड़ा सा आइडिया था कि अच्छा मैं ना चीज़ों को जब एक्सप्लेन करता हूँ अपने अंदाज में तो वो थोड़ा बहुत अपने सर्कल में तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि क्या पब्लिक भी पसंद करेगी या नहीं। मैंने डिजिटल का कंटेंट जब बनाना शुरू किया तो मैंने एक वीडियो शुरू में बनाई थी सैटायर की शाहरुख खान के ऊपर। अच्छा। और उस वीडियो में मैंने शाहरुख खान की पूरे कैरियर का एनालिसिस किया था कि शाहरुख खान ने अब तक अपनी लाइफ में जितनी भी फिल्म्स की हैं उसमें किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं होता कि लड़की को एक्चुअली शाहरुख से मोहब्बत हो। लड़की को पहले किसी और से मोहब्बत होती है, फिर शाहरुख बीच में जाता है और वो कैंची चलाता है और लड़के को मिस करा के। सो वो इस तरीके से एक सैटायर बनाया और मैंने उनकी सारी फिल्मों का हवाला दिया। तो मैं इस तरीके से ना कुछ मतलब जो मुझे फील होता है मैं वही बता देता हूँ। कोई उसके पीछे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत हार्डवर्क है कि मैं सोच विचार करके कि मैंने क्या लाना है। बस एक वो आप अपने आसपास सर्कल में एक चीज टेस्ट करते हो कि यार ये वाली बात आपने मतलब कुछ सोचा, उनके साथ शेयर किया, अगर आपको आसपास के लोगों से अच्छा वो मिल रहा है तो मैं उसी को फिर जाके वीडियो की फॉर्म में जो है वो अपलोड कर देता था। तो उसके अलावा ये कि जो हमारा सोशल मीडिया के ऊपर जो मेनली कंटेंट आ रहा होता है वो अक्सर औकात मैंने ये भी देखा है कि उसके अंदर या तो बहुत फैक्चुअल सी गुफ्तगू होती है, मतलब किसी भी मुद्दे को लेके, चाहे वो विमेन का इशू हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर को लेके हो, एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही हो, तो सोसाइटी में जब भी कोई बात हो रही होती है तो वो एकदम से ना बहुत सीरियस हो जाती है और बहुत फैक्चुअल हो जाती है कि बस हमें लगता है कि शायद इंटेलिजेंट बात ये है कि आप बता दें कि यार फलां तारीख को ये हुआ था या फलां वाक्य में इतने लोग हुए थे। यानी अगर आप नंबर्स बोलेंगे ना तो आपकी बात बड़ी अहम हो जाएगी। मुझे इस तरीके से लगता था कि शायद आम आदमी इस तरह बात नहीं करता। आप और मैंने अगर कनेक्ट करना है तो एक दूसरे की राय से कनेक्ट करना है कि कोई भी वाकया हुआ है तो उसके ऊपर आप एक्चुअली फील क्या कर रहे हो। भले आपकी राय कच्ची हो, भले आपकी राय खराब हो, भले आपकी राय नाकिस हो, वो बाद में इम्प्रूव भी तो हो सकती है, उसमें कोई वो वाली बात। तो मैंने अपनी राय देनी शुरू की चीजों के ऊपर जो हमारे आसपास मुख्तलिफ वाकयात होते रहते हैं, कोई पॉलिटिकल या सोशो इश्यूज हैं या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या स्पोर्ट्स की कोई बात हो गई है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो मुझे लगता था कि यार मैं अब इसके बारे में अंदर से एक्चुअली कुछ बोलना चाहता हूँ। नॉट फॉर दिस कि नहीं मैंने एक वीडियो लाजमी बनानी है और बस आज ही बनानी है और बना के निकालनी है, जो मेरा दिल करता था मैंने उसके हिसाब से वीडियो मतलब। और थोड़ा सा वही वाली बात है ना कि एक या तो मैं उसको स्टोरी में ले जाता था कि मैं पर्सनली क्या फील करता हूँ। मुझे उसमें राइट या रॉन्ग वाली डिबेट नहीं चाहिए कि आप आके कहें कि हाँ आपने ठीक बात की है या आपने गलत बात की। मैं तो सिर्फ एक अपना इमोशन शो करता हूँ और मुझे उसका रिस्पॉन्स इस तरीके से बहुत अच्छा मिला हुआ है कि मैंने कभी ₹1 भी ना अपने कंटेंट पे बूस्ट नहीं लगाया। मैं बस वीडियो बनाता हूँ और बस लगा देता हूँ, वो उसके बावजूद वायरल हो जाती हैं। एक मेरी वीडियो थी जो फेसबुक पे अराउंड 14 to 15 मिलियन उसके व्यूज आए थे और कोई उसके अंदर हमारा मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मैं कहूँगा मैंने कोई बहुत मेहनत की हो उसको वायरल करने के लिए, कोई एसईओ उसको सोचा हो या बाकी सारी चीजें नहीं। बस एक चीज थी जो फील करता था वो डिलीवर कर दी। अब वो ऐसी चीज होती है, मैं जब लगाता हूँ ज्यादातर जो लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बात बाकी सब भी महसूस कर रहे थे, बस कह नहीं रहा था कोई, या जिस तरीके से मैंने कह दिया उनको लगा कि हाँ इस तरह से हम भी असल में इस तरीके से फील करते हैं। तो वो उस चीज ने मुझे फिर काफी मोटिवेट किया कि नहीं फिर मुझे बोलते रहना चाहिए। अगर मुझे मतलब लोगों का अभी भी यही होता है कि मैं कम कंटेंट लगाता हूँ, मेरी महीने में एक या कभी महीने में 2 वीडियोस आ जाएंगी, कोई उसका स्केड्यूल नहीं है। सो मैंने उसको अपने साथ इमोशंस भी रखा हुआ है कि जब अंदर से कुछ फील करूंगा तब कोई वीडियो बनाऊंगा और अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स है, उसको मैं कंटिन्यू भी करना चाहता हूँ। मतलब मुझे वो अच्छा लगता है और वो हैं सारे वही बात के उसमें कोई मेरा कोई पर्सनल ना कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज भी नहीं होता। अक्सर औकात ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो आसपास के लोगों से सुनी हुई हैं कि किसी क्लास फेलो ने कोई बता दिया, अगर किसी लड़की ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि यार आज मैं आई थी और मेरे साथ बाहर ये वाकया हुआ और मैं इस मेंटल उससे गुजरी, तो वो उसी की बात है, उसको सिर्फ अपने लफ्जों में एक्सप्लेन कर दिया। या किसी को अगर फील हो रहा है कि रेसिज्म उसको कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी को फील हो रहा है कि यार एक्सट्रीमिज्म से उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके काम में, तो मैं जो एक्चुअली सुनता हूँ देखता हूँ
वही बता देता हूँ, उसमें कोई मेरी अपनी मुझे फील नहीं होता कि कोई बहुत पर्सनल थिंकिंग इन्वॉल्व है। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त, लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपकी देखी, मुझे खुद, मैंने पर्सनली एंजॉय किया उसको। अच्छा, रेडियो का आपने बताया 2003 में आपने रेडियो ज्वाइन किया था, तो कितने अरसे ये सफर चला रेडियो का? रेडियो का मेरा सफर तकरीबन रहा है 2010 तक का। हम्म। उसके बाद भी अब भी वो बिल्कुल, रेडियो तो एक ऐसी जगह है कि जब मैं कोयटा जाता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से लाहौर में हूँ, घर वगैरह मेरा अभी भी कोयटा में, तो मेरा जब भी कोयटा जाना होता है तो एक दो चक्कर मैंने लगाने होते हैं रेडियो में। और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो जो उस वक्त हमारे जूनियर थे वो अब कोई प्रोड्यूसर बन गया हुआ है, कोई कुछ और उस तरीके से काम कर रहा है, तो वो बहुत रिगार्ड करते हैं और उनका होता है कि आप जितने दिन भी कोयटा में हैं तो आपने शो जरूर करना है। तो मैंने वैसे तो लाइक 2009-2010 से रेडियो छोड़ दिया हुआ है, 2010 में भी बहुत कम कम जाता था, लेकिन ये कि अब भी कभी कोयटा चला जाऊं तो बस वो उस स्टूडियो का वो जो एक नॉस्टैल्जिया, और एक इतना टाइम वहां पे गुजारा है, इतने लोगों से वहां पे मुलाकात हुई है, इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो बड़े इमोशंस वहां पे जुड़े हुए हैं, तो वो फिर एक आधा चक्कर लगाने के लिए ना दिल करता है कि उसी स्टूडियो में जाके। कंसोल वगैरह भी नहीं, अब आई थिंक काफी चीजें चेंज हो गई हैं, बहुत सालों तक तो मटेरियल भी नहीं चेंज हुआ था, लेकिन ये कि अब शायद नई चीजें आ गई नहीं है। सो अच्छा लगता है रेडियो, शायद रेडियो तो वो है ना, वो बेसिक है, वो पहला इंस्टीट्यूट रहा है। एग्जैक्टली exactly. और वो कहते हैं ना कि रेडियो से एक दफा आपको इश्क हो जाए तो ये कभी छूटता ही नहीं है, आपको जिंदगी भर इसके एक हिसार में रहते हैं, तो वाला सिलसिला है। तो अभी आपको मतलब अब जब आप अपना कंटेंट बना रहे होते हैं तो आप मिस करते हैं, क्योंकि 2003 में जब रेडियो शुरू किया होगा आपने, तो उस वक्त इतना ज्यादा सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था और ये स्टोरीज और ये रील्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब बड़ा कुछ हो गया है। तो अब जब कभी प्रोग्राम करते हैं तो उधर भी कुछ अपना कॉन्टेंट बनता है, कुछ स्टोरीज वगैरह पोस्ट होती हैं? आई थिंक मुझे लगता है यही है कि जैसे सोशल मीडिया है, इसने समहाउ, क्योंकि एफएम एक कम्युनिटी बेस्ड चैनल होता था, कि नेशन वाइड जो जितने भी मीडिया हाउसेस थे ना, वो बड़े एक फिक्स उसके पैरामीटर के ऊपर चल रहे होते थे, उसमें लोकल वो वॉइसेस नहीं होती, तो एफएम से बहुत सारे लोगों को एक नई वॉइस, एक कंटेम्प्रेरी, एक नई सोच और एक नया अंदाज बेसिकली सुनने को मिला था। सो वो जब सोशल मीडिया आया तो ऑब्वियसली रेडियो एफएम की वो सिग्निफिकेंस उस तरीके से कम हो गई, लेकिन चूंकि एवोल्यूशन इसी का नाम है, अब वही चीज जो है वो आपको पॉडकास्ट की डायमेंशन में मिल रही है, कि अब दुनिया दोबारा से पॉडकास्ट पे जा रही है। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक कंटेंट क्रिएटर है शहजाद व्यास, उनके साथ एक पॉडकास्ट की, तो इट वाज ऑलमोस्ट 3 आवर, और मैं कह रहा था कि बस कर दे यार, बहुत लंबा शो हो गया, बंद कर देना। लेकिन उसके भी मुझे मैसेजेस यही आए थे लोगों के कि वो गाड़ी में उन्होंने चलते चलते उसने कहा मैंने 3 दिन में आपकी पॉडकास्ट सुन लिया, मैं रोज 1 घंटा, मेरा घर से ऑफिस का वो होता था, तो मैं रोज 1 घंटे की पॉडकास्ट आपकी सुन लेता था। सो आई थिंक वो जो रेडियो का हमारा एक वो बना हुआ है, मतलब एक इनबिल्ट सी चीज हो गई थी कि उस वक्त भी 2 घंटे का शो करना होता था, 2 घंटे का इंगेजिंग शो करना होता था, आपने म्यूजिक पे भी बात करनी है, टाइमिंग को भी देखना है कि आप सुबह में शो करने आ रहे हैं कि आप शाम में शो करने आ रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ ना एक ऑडियंस की बड़ी अच्छी समझ भी आती है और आपको से बात करना भी आती है। तो वो चीज अब जाहिर है कि उस तरीके से अब रेडियो का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, लेकिन समहाउ वही चीज है, मैं वही काम कर रहा हूँ, अब उसको उठा के कभी मैं कोई चीज लिख के सुना देता हूँ, कभी कोई चीज पढ़ के सुना देता हूँ, कभी वैसे ही रैंडमली बात कर लेता हूँ। जो मैंने यहाँ पे आपने वीडियो मेरी देखी होगी बस रोमांस की, तो वो बेसिकली मैं लाइव स्टोरी टेलिंग कर रहा था, और जब मैं लाइव स्टोरी टेलिंग भी करने गया था तो साथ क्वायर था एक, मतलब काफी ढेर सारे लोग थे। सो वो हमारी डिस्कशन ही शुरू हुई थी, मैंने कहा मैं इस तरह रेडियो में कहानियां सुनाता रहा हूँ कि मैं एक कहानी सुनाता था और फिर सिचुएशन टू सिचुएशन जो है ना उस पर सॉन्ग्स आ जाते थे। तो वो हमने जब लाइव यहाँ पे किया कि साथ 20-25 लोग, मैं कहानी सुनाता था और वो एंड पे एक गाना सुनाते थे, तो वो क्राउड के लिए वो बहुत एक जबरदस्त सा एक्सपीरियंस रहा कि एक तो हो नहीं रहा ऑब्वियसली थिएटर इतना ज्यादा, जो हो रहा है वो ऐसा है नहीं कि आप उसको जाके देखना भी चाहेंगे। तो हमने 2 शोज किए थे और वो 2 शोज का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि मतलब वो ये इंतजार में है कि जी अब अगला कब आएगा। सो आई थिंक वही काम है, वो रेडियो वाला वही काम, तो वही है, मुझे मैं कोई नया शायद नहीं कर रहा, बस उसी को उठा के मीडियम टू मीडियम चेंज कर लेते हैं, थिएटर पे किसी तरीके से कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे किसी तरीके से कर लेते हैं, और बाकी फिल्म पड़ी भी है और ज्यादा उठना बैठना फिल्म मेकर्स के साथ है, तो वो कोई एक्टिंग करवा लेता है तो उसके साथ जाके एक्टिंग कर लेते हैं, अगर किसी को लगता है कि अच्छा हाँ यार इस कैरेक्टर में तुम फिट बैठ रहे हो तो एक्टिंग भी कर लेते हैं।
जबरदस्त। अच्छा, एक जो चीज सब लोगों ने बड़ी नोटिस की है आपकी, वो है आपकी उर्दू की अदायगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जो मतलब उर्दू बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि एक तो आप ये बताएं कि उर्दू मतलब कम ही अब अच्छी सुनाई देती है, और कोई इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा हो तो फौरन से तवज्जो उसकी तरफ जाती है कि यार इसने मतलब बड़े अच्छे और बिल्कुल उसी लहजे में तलफ्फुज सही सब कुछ मतलब प्रॉपरली बोली है। तो उर्दू को कैसे आप समझते हैं कि जिंदा रखा जा सकता है? दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान की तो ये जबान मतलब है डेफिनेटली ना कि ये इंडिया से जो शुरू हुई है, पाकिस्तान में भी उर्दू बोली जाती है, लेकिन अब व्हाट्सएप की वजह से और दीगर जो इस तरह की चीजें आ गई, हम लोग उर्दू लिखने की भी इतनी ज्यादा आदत नहीं रही। और चूंकि वो है ही उर्दू लश्करी जबान, तो इतनी चीजें हम लोग रोज की बुनियाद पे बदलते रहते हैं। इंग्लिश के इतने वर्ड्स हमारी जबान में शामिल हो गए कि वो उर्दू की खूबसूरती नहीं बाकी रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, और क्या किया जा सकता है उर्दू को महफूज रखने के लिए? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो मोहब्बत से जिंदा रहती है। मतलब अगर मैं आपको ये ज़बरदस्ती कह दूंगा ना कि ये 10 दरख्त हैं और ये आपने लगाने हैं और आपने इनका ख्याल भी रखना है और इनको जवान भी करना है, और उसके बाद मैं आपको डंडे से आपके ऊपर सख्ती करूंगा, तो ठीक है, आप वो 10 दरख्त उगा तो लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 10 दरख्त फलदार भी हों, सायेदार भी हों, या वो प्रॉपर ग्रो भी करें, क्योंकि आपकी सोल, आपका जो इमोशन है, जो आपकी एक्चुअल वो कहना चाहिए किसी काम को करने की पीछे जो नीयत है, वो नहीं जब तक किसी चीज में इन्वॉल्व होगी वो नहीं बनेगी। अगर हम चाहते हैं ना कि यार हमें उर्दू हमारी जुबान है और उसको मतलब उसी तरीके से वो सरवाइव करे जैसे बाकी सारी जबानें कर रही हैं, तो वो तब तक नहीं होगी जब तक हम इसे मोहब्बत नहीं करेंगे। और मतलब हम स्कूल में नाफिज करके सख्ती करके कि अच्छा कल से जो है ना वो ये बोली जाएगी और ऐसे होगा और वैसे होगा, इस तरीके से नहीं होगा। मुझे मुझे मेरा जाती ख्याल यही है। तो वो अब आपने उर्दू से मोहब्बत अगर करवानी है तो उसका एक ही तरीका है कि जनाब आप उर्दू बोलें, और जिन्होंने अच्छी उर्दू लिखी है, जो अच्छी उर्दू पढ़ सकते हैं, उनको सामने लेकर आए। ओवरली ग्लैमराइज नहीं करें। हम लोग बहुत सारी चीजों को हमने ना जोर दे दिया कि अच्छा बस अब उर्दू हमारी कौमी जबान है, कौमी जबान है, कौमी जबान है, तो उस जो चीज हमारी कौमी होती जाती है ना उसका हाल बड़ा खराब होता जाता है। जैसे इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, तो अब हमने इकबाल को पढ़ना नहीं है, उनके 3-4 शेर बस रटे हुए हैं, वही कोट कर देने हैं, उसके बारे में हमारा कोई नॉलेज उस तरीके से नहीं होगा। अब मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, परिजात के बाद भी उन्होंने कहा आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि शायद उर्दू का जवाल इतना आ गया है कि अब मेरे जैसे लोगों को भी जो है ना वो ये सुनने को मिल रहा है कि यार आपकी उर्दू अच्छी है। हालांकि जिन लोगों को मैं सुनता रहा हूँ, जिनके साथ मैं उठता बैठता रहा हूँ, तो वहां तो हमें वो कहा करते थे कि यार रेडियो के लिए लहजा वो है कि जब आप बात करो तो आपकी जो एथनिसिटी है वो पता ना चल सके। यानी अगर आप उर्दू बोल रहे हो तो ये ना पता चल सके कि एक पंजाबी उर्दू बोल रहा है, एक पठान उर्दू बोल रहा है, एक कराची वाला उर्दू बोल रहा है, या एक बलोच उर्दू बोल रहा है, या एक सिंधी उर्दू बोल रहा है। नहीं, ऐसी उर्दू बोलो। अब हमें ना ये समझ, जाहिर है उस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन करना कि यार ये चीज कैसे होगी, तो वो वही है कि आपने उर्दू को रखना है। अपने जो बाकी के जितने भी डायलेक्ट्स हैं, एंड अगेन ऑल लैंग्वेजेस आर ब्यूटीफुल, आप सारी जबानें बोलें। अब मेरे हिसाब से आपको सारी जबानें आनी चाहिए, लेकिन उर्दू की सबसे अच्छी बात यह है कि वो थोड़ी सी हमने उसको कौमी रंग दे दिया। वो इंडिया में लोग उसको जबरदस्ती हिंदी कहते हैं, हम उसको उर्दू कहते हैं। मजहब का एलिमेंट भी उर्दू के साथ जोड़ दिया गया, बट बेसिकली उर्दू की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उर्दू एक राब्ते की जबान है। आप बंगला बोलें, आप मराठी बोलें, आप सिंधी बोलें, या आप पश्तो बोलें, आपका जो दिल करता है आप बोलें, लेकिन जब आपने आपस में बात करनी होगी तो तब आपको उर्दू की जरूरत पड़ेगी। और ये उर्दू की सबसे खूबसूरत बात है कि ढाका से लेके काबुल तक ये इस जबान की मेरे हिसाब से ये इस जबान का इलाका है जहां पे ये राब्ते की जबान है। दो लोग राब्ते के लिए इसको बोलेंगे। लेकिन अगर आप उर्दू जाके किसी अरबी के साथ, किसी ईरानी के साथ, किसी तुर्क के साथ भी बोलेंगे तो उसको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी आपकी बात। अब जो हमारे अच्छे शायर हैं, जो हमारे अच्छे ड्रामा लिखने वाले अब जरा कम हैं, पहले लोग अच्छा काम करके गए हैं, तो जब तक आप उस काम को एक नई जिद्दत के साथ सामने नहीं लाएंगे कि जो आज के लोग हैं ना वो कनेक्ट भी कर सकें। मिसाल के तौर पे हम जब स्कूल में उर्दू पढ़ाते हैं तो अब हम कहते हैं कि जी वो हमने गालिब की या मीर की गजल खोल ली। अब आज का जो 13 या 14 साल का जहन है उसको आप ये समझाएं
कि गालिब जिससे मोहब्बत करने जा रहे थे वो, या मोहब्बत कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ये शेर कहे हैं, वो दरअसल एक तवाइफ थी, वो बाजार हुस्न था। तो ये एक आज के जहन के लिए बड़ी एक अजीब सी बात हो जाएगी कि उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि क्या आप अपने किसी बच्चे को इस तरीके से आने जाने देंगे? जब तक आपने वो कल्चर उसको नहीं समझाया, तब तक वो चीज उस कॉन्टेक्स्ट के बगैर मेरे हिसाब से वो फिर इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि यार उर्दू शायद कोई बहुत क्लासिकल सी बात है, 200-250 साल पुरानी बात है, कि जब आपने उर्दू बोलनी होगी तो बस आपने खास लखनऊ या दिल्ली के लहजे में जाके बोलना होगा। लखनऊ और दिल्ली का एक लहजा था। उर्दू लखनऊ और दिल्ली की जुबान नहीं है, उर्दू तो इस पूरे खित्ते की जुबान है, वो जहां जाएगी वो अपना एक नया लहजा बना लेगी। इसलिए हम अगर उससे निकल के बाहर आए ना कि यार वही अंदाज और वही सब कुछ छोड़ के जबान को आज के हिसाब से रेलेवेंट बनाए, आज के हिसाब से उसके, अगर अब आज के आप किसी यंग लड़का लड़की को हिरनी जैसी चाल या वो जुल्फे स्याह से जो है ना वो इम्प्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू कमजोर पड़ गई है या महदूद हो गई है। उर्दू को जिद्दत की जरूरत है। अब आप उसमें जिद्दत लेकर आए, आप उसके अंदर नए अल्फाज भी बिल्कुल तख्लीक कर सकते हैं, आप उसके अंदर नए अंदाज भी तख्लीक कर सकते हैं। और मैंने रिसेंट टाइम्स में कुछ लोगों को पढ़ा है, कुछ से मेरा अपना जाती दोस्ताना भी है, तो वो तो बहुत कमाल उर्दू लिख रहे हैं। अब बात से, लेकिन सिर्फ ये कि वो मेन स्ट्रीम से आउट है, हमारे शायद अपने इंटरेस्ट की उस तरीके से चीज नहीं है। परिजात में भी ये था कि जब मैं इसके परिजात के भी जब मैं जुमले पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा फील होता कि हाँ अच्छा ये थोड़े से डिफरेंट है। आई वोंट से कि कोई बहुत फिलोसॉफिकल या क्लासिकल चीज है, नहीं, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम जिस तरीके के मौजूआत पे या जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो जैसे ही डिफरेंट हुआ तो लोगों को अच्छा लगने लगा कि हाँ यार आपने सही तरीके से, मतलब एक नया अंदाज भी है, ये उससे भी कर सकते हैं। उर्दू से प्यार है तो उर्दू बोलें बस। उसका बाकी तो और तो उसका कोई तरीका नहीं हो सकता। सही। अच्छा, ये आपने बड़ी मजेदार बात बोली कि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि लोग चेंज देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो टेलीविजन है वो एक तरह का जिद्दी सा बना हुआ है कि वो चेंज दे नहीं रहा। वरना जब भी कभी कोई मुख्तलिफ चीज आती है तो लोग फौरन उस तरफ जाते हैं और उसको देखना चाहते हैं। अच्छा, आप इसमें बड़े अच्छे एक शायर और डिबेटर दिखाई दे रहे हैं हमें परिजात में, तो कुछ शेरो शायरी से वैसे भी है शुगर? शेरो शायरी मतलब कहीं पे मुशायरे वगैरह में जाते हैं, पढ़ने का इत्तेफाक हुआ कभी किसी मुशायरे में? कम मुशायरों में गया। नहीं, मैंने ना बहुत शुरू में ही कुछ शेर वगैरह कहे, और मेरा एक दोस्त है वो शायर है, तो मैं उसके पास लेके गया, मैंने कहा यार ये मैंने ना कुछ शेर कहे हैं, तो उसने कहा अच्छा ठीक है। कुछ अरसे बाद मैंने उसको कहा यार मैंने कहानी भी लिखी है, तो मैंने जब उसको कहानी सुनाई तो उसने कहा यार तू कहानी लिखा कर, तेरी मेहरबानी, तू ना शेर की तरफ ना, शायरी पे जो है ना वो थोड़ा सा रहम कर दे। अब मुझे भी थोड़ी सी बात समझ में आ गई कि हाँ यार ये शेर ना मेरे बस का काम नहीं है। मतलब तुकबंदी हो सकती है, जिस किस्म की शायरी इस वक्त लोग कर रहे हैं और वो बहुत छाई हुई है टिकटॉक पे, उस तरह की शायरी नहीं, मतलब जिसको वाकई ही शेर कहा जाए, तो वो हमारे बस से बाहर था। तो मैं फिर इसलिए नसर में मेरा लिखने का जो अंदाज था वो नसर की तरफ थोड़ा चला गया। लेकिन मैंने फिर भी वो होता है ना कि आपके अंदर वो रहती तो है थोड़ी सी खलिश की, यार ऐसी बात भी नहीं थी, कुछ तो कह ही सकते थे। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो मैंने जरूर कही नहीं है, लेकिन वो मैं ना बस अपने आसपास के दोस्तों को सुना सुनूं के बस खुश हो जाता हूँ। मैं इससे आगे की जो है ना वो मुझसे जरूरत नहीं हो पाती कि मैं उसको कहीं पे पढ़ सकूं या किसी और को जाके सुना सकूं। सही, अभी आपने ये बात कह दी, वरना मैं चाह रही थी कि अगर आप हमें कुछ सुना दें अपना कुछ भी लिखा हुआ। मेरा हाँ लिखा हुआ तो है, पर वो अपना काम खुद मुझे कोई उस तरीके से इतना वो पसंद नहीं है ना, मतलब मुझे अजीब सा लगता है सुनाने में। एक अधूरी नज़म थी, मतलब इसका है भी अधूरी और इसका उन्वान भी अधूरी था कि हम भी एक सौदागर हैं बाज़ारे इश्क में जो दिल की दुकान पर ख्वाबों का सौदा करते हैं। हम भी एक सौदागर हैं बाज़ारे इश्क में जो दिल की दुकान पर ख्वाबों का सौदा करते हैं। उम्र की मुशक्कत में कोई ऐसा ना मिल सका जो वफा का गाहक हो, चाहे नकद ना सही उधार पे ही ले जाए, एक ख्वाब के एवज एक ख्वाब ही दे जाए।
वाओ, सो ग्रेट, ये इस तरीके की जबरदस्त। वजह ये अधूरी अधूरी हाँ वे ये अधूरी थी। कभी वही है ना कि बस 4 जुमले लिख के फिर आगे कभी उसको उस तरीके से मुकम्मल ही नहीं कर पाए। एक अभी मैंने 14 अगस्त पे भी लगाई थी अपनी वीडियो, वो भी मेरी अपनी ही थी, लिखी थी एक दुआ सी थी। तो मैं इस तरीके से कोई बहुत उस तरह नहीं, लेकिन कभी कभार अगर कुछ आ रहा हो तो हाँ जरूर मैं लिख लेकिन लेता हूँ। मुझे तो आपका ख्याल बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आपको जरूर इस तरफ भी मतलब कोशिश करनी चाहिए। अच्छा चलिए, एक छोटा सा गेम खेलते हैं अदील, उसके बाद बाकी सवालों की तरफ आएंगे। इंस्टा पे भी मेरे पास आपके लिए जो सवाल मौजूद है उनकी तरफ भी मैं आऊंगी। एक वर्ड मैं आपको दूंगी, एक नाम दूंगी, और उस पे आपके जहन में जो भी पहला ख्याल आता है आपने वो हमसे शेयर करना है, ठीक है? सबसे पहला जी। बहुत बड़ा नाम हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री का, नोमान इजाज। आंखें, क्या आंखें हैं नवान भाई की। हम्म। मतलब एज एन एक्टर बस वो देखते हैं and खूबसूरत, कमाल एक्टर। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। जमूत, ठहराओ, फंसी हुई है। उशना शाह। मैं खामोश ही रहना चाहूंगा। अहमद अली अकबर। खूबसूरत इंसान। शायरी। बहुत। शायरी। शायरी, जिंदगी, मतलब एक्सप्रेशन है तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो आपके जीने का इजहार जो है ना वो आपके जरिए इजहार से ही है कि आप बोल के बताते हैं कि आप जिंदा हैं। तो शायरी उसकी सबसे, आप कह सकते हैं कि सुपीरियर जो फॉर्म है ना इजहार की, वो शायरी है। सो वो तो मेरे लिए जिंदगी वही है, जिंदगी के लेवल पे है। सही। सबूर अली। अच्छी अच्छी एक्ट्रेस। म्यूजिक। वैसे है, म्यूजिक। सॉरी, म्यूजिक डेंजरस। मौसीकी जो है ना वो सबसे तमाम आर्ट फॉर्म्स के अंदर जो है ना वो कहते हैं मौसीकी सबसे खतरनाक चीज है कि वो एक सुर बजता है और आपका मूड बन जाता है। तो जो सबसे जल्दी आप पे तारी होती है ना वो म्यूजिक है। सो म्यूजिक के लिए तो मैं 1000 लफ्ज कह सकता हूँ कि म्यूजिक हमसफर, कि अगर आपको म्यूजिक आता है तो या कोई साज बजाना आता है तो वो आपका जिंदगी भर का साथी भी है, आपका जिंदगी भर का दोस्त भी है। इल्म भी है मौसीकी, रूह ग़िज़ा भी है मौसीकी, और मौसीकी के लिए तो मैं मतलब बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत बहुत कुछ। जादू है बेसिकली, जादू। एक वर्ड जो अगर होगा वो ये है कि ये जादू है, मैजिक। शहजाद कश्मीरी। बहुत अच्छे डायरेक्टर, very ambitious, I think ambitious and courageous. परीज़ाद। परीज़ाद झोंका एक, आई थिंक मेरे लिए तो खैर वैसे ब्रेक थ्रू है, लेकिन वैसे एज ऑडियंस के लिए अगर मैं कहूँगा तो एक अच्छा झोंका है, एक ताज़ा झोंका है, थोड़ा सा आपको हबस के माहौल से निकाला है जो बाकी ड्रामों ने क्रिएट किया हुआ था। सही। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि मैंने जिन लोगों को सुना है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी कौन लोग आपकी इंस्पिरेशन रहे थे, किन लोगों से आपने सीखा है, किन लोगों का एक होता है ना कि लहजा हम सुनते हैं तो हम उनसे मुतासिर होते हैं, उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से कुछ अगर नाम आप हमसे शेयर करना चाहें। मेन अगर आप कहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो वो तो वही नाम है जिनको हम सब जानते हैं, लेकिन जो ज्यादा मेरा जो सोर्स है ना वो आम आवाम है। और मैंने हमेशा ये देखा है कि जो मतलब मैंने क्लासरूम में मैंने फैमिली बैठक्स में, और मैंने इवन थड़े पे बैठे हुए लोग जिनके पास 4-6 लोग सिर्फ जमा हो जाते थे डेली के डेली, और वो एक थड़ा और उस थड़े के ऊपर भी जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती थी, तो वो भी, या इवन बस में कोई बेचने के लिए कोई चीज आने वाला जो बंदा है उसकी जो सेलिंग का तरीका है, तो यही सारी चीजें मेरी जो ज्यादातर इंस्पिरेशन है वो यही लोग रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है।
वैसे सुनने को अगर आप कहेंगे तो मैंने मुझे अंदाज बोलने का जो था मोइन अख्तर साहब का बहुत अच्छा था। मुझे उनके जितने भी एक्सेंट्स और जितने भी उन्होंने रोल किए हैं वो सारे के सारे अमेजिंग थे। सो जामुद्दीन साहब को शुरू में हमने सुना है, इसके अलावा दिलदार परवेज भट्टी हुआ करते थे, उनका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का अंदाज होता था, पंजाबी का भी, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी। सो इस तरीके के तो वो तो वही है जिनको मतलब वो तो लेजेंड्स हैं, उनका मैं क्या ही नाम लूंगा। लेकिन जो ज्यादातर मेरे हिसाब से जो जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया वो वही लोग थे जो मेरे आसपास ही रहे हैं, जो मुझे आम जिंदगी में मिलते रहे मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर। सही। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ सवालों की तरफ और साथ साथ हम आपसे कुछ गेम्स भी खेलते रहेंगे। और ये पहला सवाल मेरे पास मौजूद है आपके लिए अंबर वहीद का, और इन्होंने आपको सलाम कहा है और उन्होंने कहा कि बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी से आज आप हमें मिलवाने जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक, और फिर अदील अफजल साहब को मेरा सलाम और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने कहा है कि आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए। क्या आपकी डायलॉग डिलीवरी है, सुन के सच में मजा आ जाता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू अंबर, आपका, आप लोगों का हुस्न समात है। हमने तो बस कर लिया जो भी करना था। सवाल इनका आपसे ये है कि शायर का करैक्टर आपने खुद चूज किया था, आप पे बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, या फिर आपको सजेस्ट किया था किसी ने, तो उसका तो किसी हद तक हमें जवाब मिल गया, लेकिन थोड़ा दिल आप और दे दीजिएगा। और आपका सबसे बेस्ट डायलॉग अभी तक का कौन सा है? मतलब आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? फेवरेट डायलॉग कौन सा है? फेवरेट इस ड्रामे से अगर मैं कहूंगा तो वो एक सीन अभी आने वाला है, एक सीन अभी और रहता है। मैं अब मतलब ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन ये कि रेलवे स्टेशन पे ना मेरा और अहमद का एक और सीन है। अच्छा। और वो हाँ, और वो सीन है बबली यानी सबूर अली के मुतल्लिक हमारी कोई कॉन्वर्सेशन है। वो मुझे जब मैं एक्ट कर रहा था वो तब मुझे बहुत मजा आया था कि हमने मतलब उसके लिए घंटा डेढ़ एक वेट किया था, और के शाम होगी और रात होगी तो फिर रात के बाद हम सीन करेंगे। लेकिन वो सीन हुआ बहुत जल्दी था क्योंकि मैं और अहमद बहुत एक उस वक्त सिंक हो चुके थे, मतलब हम सुबह से एक्ट कर रहे थे, तो वहां से रात को जो हमारी परफॉर्मेंस वो उस तरीके से एंडिंग पे निकल रही थी ना, वो शायद सबसे अच्छी निकल रही। तो वो तो एक अच्छा सीन था, वो अब आएगा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। बट आई थिंक कि जो पहला सीन लिखा था ना, वो मैंने जब पढ़ा ही था, ट्रेन वाला सीन, मुझे जब स्क्रिप्ट भेजा गया था कि मैं उठ के आ रहा हूँ और मैं उसको आगे कहता हूँ कि यार मतलब तुम अगर इस टाइम मत जाओगे ट्रेन के सामने आ गए तो मेरी दोपहर बर्बाद हो जाएगी। तो वो मैंने पढ़ के ही मैंने मतलब फैसला कर लिया था कि हाँ ये रोल किया जा सकता है, इसके अंदर जो है ना, इसमें मजा है, इसके डायलॉग में। इट्स नॉट जस्ट कि मैं सीरियसली आगे उसको सुसाइड से रोक रहा हूँ, या वही वाली बात है ना कि एक ट्रेडिशनल तरीका है सबका कि आप किसी का भी ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन इसकी फील और थी कि इसमें वो बंदा उसको रोक तो रहा है लेकिन उसको वो कोई बहुत ज्यादा सिंपैथाइज करके नहीं रोक रहा, बहुत ज्यादा कोई उसके साथ वो कहे उसको यही रहे कि जब तूने मरना होगा ना तू मर जा, मुझे तेरे मरने से कोई मसला नहीं, लेकिन मरना तूने शाम को है, अभी मेरी नींद खराब हो रही है। तो ये अच्छा, खैर थोड़ा सा लंबा सीन था, जैसे एक दो डायलॉग्स थे जो रह गए, लेकिन ओवरऑल ये मुझे पढ़ के ही बहुत अच्छा लगा था। तो वो आई थिंक फेवरेट रहा है मेरा। सही। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका जो बेस्ट आपका लगा है इनको, जो आपके डायलॉग थे, आपका पहला तारुफ, आपका नाम, आपकी शक्ल सूरत है, वो वाला जो आपका डायलॉग था, तो इनको बहुत अच्छा लगा। वाकई वो बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूँ कि बहुत वायरल हुआ है, बहुत ज्यादा रील्स लोगों ने बनाई हुई है उसकी। तो उसके बारे में अगर थोड़ी सी अदील आपकी अपनी राय ली जाए कि कितना सही है ये। आजकल अगर हम अपने मीडिया को देखें स्पेशली, या फिर आम जिंदगी में भी देखें, तो लोग बहुत शक्ल सूरत के पीछे भागने लगे। हम लोगों की बहुत एक जाहिरी सी चीजों के ऊपर ना, बहुत कहना चाहिए सतही सा हम लोगों का दिमाग हो गया है, हम लोग इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शक्लो सूरत ही नहीं, मतलब शक्लो सूरत और फिर शक्लो सूरत के अंदर एक ब्यूटी स्टैंडर्ड के अच्छा रंग गोरा और नाक तीखा और आंखें बड़ी, और वो तो एक मतलब वो एक और ज्यादा बस फिट हो जाता है कि हमारा जो ब्यूटी का तस्वुर है वो बहुत बड़ा नहर हुआ है, उसके अंदर सारे फिट ही नहीं हो सकते। सो मतलब अगर आप खुद खूबसूरत होंगे भी तब भी आपको लगेगा कि आप उसमें फिट नहीं हो रहे, और फिर आप अपने ऊपर खर्चा करके मेहनत करके अपने आप को ठीक कर रहे होंगे, जो कि दुनिया में हो भी रहा है। उसकी वजह यही है कि जो खूबसूरती का जो
जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हमेशा बड़ा नैरो रखा गया। लेकिन जब हम किसी इंसान के तारुफ की बात करते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है, जो मैंने पढ़ा है सुना है अहले इल्म से, कि इंसान का तारुफ ना उसकी जिन्स, उसका उसकी जात या उसका मजहब या उसकी कौमियत ये नहीं होती। ये मतलब ये आपके लेबल नहीं है कि आप कोई दवाई थोड़ी है कि उसके ऊपर लिखा होगा ये सर दर्द की दवा है। आप एक इंसान हैं। अब आपके अंदर ये सारी चीजें होंगी, यानी कुछ आप जो एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड लेकर आ रहे हैं, जिस खित्ते से आप आ रहे हैं, जो आपकी रेस है, जो आपका मजहब है, ये सब मिलके आपको बनाते हैं। तो जो मिलके आप बनोगे वो जो शक्ल है वो कैसे डिफाइन होगी? वो डिफाइन होगी आपके अल्फाज से, यानी आपके बोलने से। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू अल्फाज बट व्हाटएवर यू, द वे यू रिएक्ट टू द वर्ल्ड। अब जैसे वो बड़ा मशहूर है ना वो, ये तो मौला अली का भी कॉल है कि बोले जाओ ताकि पहचाने जाओ। तो जब कोई शख्स आपके सामने कहते हैं ना कि वो जुबान खोलता है, तो वो जुबान नहीं खोलता बल्कि वो अपना आप खोल लेता है कि आप, अगर आपको थोड़ी सी सेंस होगी तो आप उसकी बात से बिल्कुल उसके अंदर जाके पहुंच सकते हैं कि यह आदमी हसास है, यह आदमी शातिर है, यह आदमी कमीना है, यह आदमी बेवकूफ है, या यह आदमी जज्बाती है, या ये इस वक्त सिर्फ मेरी चापलूसी कर रहा है, या जो भी फीलिंग होगी, ये पता उसी तरह चलेगी जब कोई बोलेगा। और बोलने का मुराद अगेन में सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, द वे यू रिएक्ट, चाहे आप लिख के करें, चाहे आप अपने चेहरे के तासुरात से करें, चाहे आपका चीजों के बारे में जो भी सोच है उससे करें, आपकी डेफिनेशन वही है। आपकी डेफिनेशन ये नहीं, मतलब जब मैं मिसाल के तौर पे आपसे किसी बंदे का जिक्र करता हूं कि यार आपकी फवाद खान के बारे में क्या बात है, तो ठीक है, फवाद खान का एक फेस तो आएगा, आपके ज़हन में एक चेहरा आएगा जो आपने देखा हुआ है, लेकिन फिर आपके ज़हन में जो असल चीज आएगी वो फवाद का कैरेक्टर आएगा कि अच्छा है, वो अच्छा है, वो रूड है, वो एक्टर है, वो रिच है, हम्बल है, वो जो भी आपने जिस तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया होगा। तो किसी भी इंसान का जो इमेज हमारे जहन में होता है, जब हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, आप अपने घर में अपने माँ बाप के बारे में खुद आंख बंद करके सोच सकते हैं कि आपके जहन में उनका क्या एक्चुअल इमेज है। तो वो हमारा असल तारुफ है कि हम अपना तारुफ दुनिया पे क्या छोड़ के जा रहे हैं, और वो वही है कि दुनिया हमें कैसे देख रही है। तो आई थिंक वो जो बात है वो बड़ी अच्छी और बड़ी सादा और आसान लफ्जों में हाशिम साहब ने लिखी है, और बनती भी ऐसी थी कि दो दोस्तों के दरमियान में, अगर, क्योंकि हमने जो थोड़ा सा उसको एक्ट में इस तरीके से डाला था कि मैं अनॉय हुआ हूँ उसकी एक बात से कि यार हर वक्त मतलब तुम शक्ल सूरत को लेके बैठ जाते हो, बात कोई हो रही, मतलब उसकी बैक पीछे, इसलिए मैं रुक के उसको एक बात करता हूँ कि ऐसे नहीं है ये, इस चीज को जहन में बिठा लो कि वो सिर्फ मतलब पहला तारुफ होगा तुम्हारा। आप जाओगे तो आपकी शक्ल तो सिर्फ मतलब एक रेफरेंस है कि याद दिलाने के लिए, बट दैट्स नॉट व्हाट यू आर। ठीक है, आप हैं वही जो आप बोल रहे हैं, या जो जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं, या जो आपकी सोच है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा, अजमत आफरीदी ने आपसे सबसे पहले तो आपको कहा है, इन्होंने हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर अदील अफजल साहब, आपको कतर में वेलकम करते हैं हम। और सर, मैं आपकी क्या तारीफ करूं, आपने परिजात में जो शानदार एक्टिंग की है, यकीनन आपकी एक्टिंग ने हम सबको आपका गर्विदा बना दिया है। और सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि परिजात में आपने एक शायर का किरदार निभाया है, तो क्या रियल लाइफ में भी आपको शायरी से लगाव है? और अगर कुछ अशार सुना दें तो बहुत ही मजा आ जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि म्यूजिक सुनने का शौक है आपका, कौन फेवरेट सिंगर है पाकिस्तान का इस वक्त? थैंक यू अदील अफजल साहब, आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। आई थिंक शायरी का तुमको पता चल गया होगा कि जी हाँ, लगाव भी है, और मेरे बहुत से दोस्त भी हैं जो शायर हैं या शेर कहते हैं। म्यूजिक के साथ भी यही रहा है कि दोस्त साहब बहुत जो आसपास थे, उनके बैंड भी थे, तो म्यूजिक तो अनोइंग हद तक मैंने सुना है कि आप कमरे में ना चाहते हुए भी सुन रहे हैं, क्योंकि 6 लोग अगर आपके आसपास हैं, उनमें से कोई ड्रमर है, कोई गिटारिस्ट है, कोई वोकलिस्ट है, तो और यहाँ पे हमारे घंटा घंटा लाइट भी चली जाया करती थी, तो वो टाइम कैसे पास होगा? तो उसका एक ही हल है कि गाने गाए जाए। तो म्यूजिक तो बहुत बहुत सुना है। फिर रेडियो के ऊपर 6 साल मैंने प्रोग्राम्स किए, तो वो भी आप खुद सोच सकते हो कि यार मैंने कितने गाने दुनिया को सुनाए हैं, तो खुद कितने सुने होंगे। तो म्यूजिक बहुत करंटली अगर अभी इस वक्त के पाकिस्तान में बात करेंगे तो कई ऐसे जो नए नाम है जो भी इतने उस तरीके से शायद मेन स्ट्रीम पे नहीं आए, लेकिन उनका काम मुझे बहुत पसंद है। शुमाइला हुसैन है, दुबई बेस्ड एक आर्टिस्ट हैं,
पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनके मैंने एक गाने की वीडियो भी बनाई थी, उड़ जा रही की, तो उनका काम मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में जो इस वक्त नया रैप का एक ट्रेंड आया है, तो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जो मतलब जो यंग आर्टिस्ट हैं जो रैप कर रहे हैं और बहुत अच्छा रैप कर रहे हैं। इंडी म्यूजिशियन कुछ एक नए बहुत बहुत कमाल। बाकी तो वो वही बात है, वो सारे लेजेंड्स ही हैं, उनके अब मैं क्या नाम लूंगा, कि मिकाल हसन, तो अली अजमत, तो जुनैद जमशेद। जुनैद के गाने तो इस तरीके से रहे हैं कि वो लगता है कि जैसे कि हमारी जो जिंदगी की कहानी पे अगर कोई फिल्म बनेगी ना, तो उसमें सारे जुनैद के गाने आएंगे। वो इस तरीके से हम सुनते सुनते जवान हुए जुनैद को और नाजिया हसन को। तो वो तो लेजेंड्स की तो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आजकल ऐसे में मतलब करंट म्यूजिक में अदर देन मेन पावर हाउसेस जो म्यूजिक बना रहे हैं, लाइक कोक स्टूडियो है, बैटल ऑफ द बैंड है, इसके अलावा और भी कुछ खिड़की और इस तरीके के वो गाने काफी सारे आ रहे हैं। उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, बट मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जितने भी जो स्टूडियोज के अलावा अपना काम भी कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर काम है। वो यूनिक भी है और उसमें ओरिजिनलिटी भी है। सही। अच्छा, बस अनीका वसीम, इन्होंने आपसे सवाल किया है। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम अदील अफजल साहब, परिजात में आपका रोल आपकी पर्सनालिटी पे बहुत सूट करता है, और फ्यूचर में आप किस तरह के रोल करना चाहेंगे, और वो आप हमसे शेयर करें। मैं बस, मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है कि मैं विलन बनूं। मुझे विलन बनने का बहुत शौक है, और मैं यहाँ पे शहजाद भाई को भी कह के आया हूँ, मतलब उनसे भी मैं सेट पे कह रहा था कि आइंदा अगर कोई विलन का कोई काम हो तो मुझे जरूर याद रखिएगा। और भी जितने पाकिस्तान में तकरीबन बड़े डायरेक्टर्स हैं, मैं उन सबसे इनफॉर्मल वे में हंसी मजाक में ये कह चुका हूँ कि मुझे विलन के लिए जरूर कंसीडर करें। आई जस्ट वांट टू बी द बैड गाय, क्योंकि मुझे लगता है कि विलन को इतना टाइम मिलता है, मतलब वो पूरी फिल्म में विलन ही विलन छाया होता है, हीरो तो एंड पे आता है ना। वो जब विलन तो मर जाता है, वो ठीक है, वो एंड पे मर जाता है, खैर, तो वो एंड का मरना मुझे कबूल है, लेकिन एक जरा उसका जो एक वो कहते हैं ना, जो उसके एक प्रेमिस है ना, उसके कैरेक्टर का, वो बहुत बड़ा है। तो मुझे नेगेटिव रोल्स करने का शौक है, ज्यादा शौक है। अच्छा। मुझे अभी भी मुझे अभी भी कोई एक्टिंग के लिए बुला लेता है तो मैं उनसे कह देता हूँ कि मेरे एक दो मसले हैं, कि मुझसे एक तो रोया नहीं जाता, मतलब इतना आसान नहीं है। मैं एक्टर नहीं हूँ कोई उस तरीके का कि मैं कहूँगा मैं मेथड एक्टर हूँ, मैंने बहुत थिएटर किया हुआ है और मेरे लिए आसान है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मुश्किल होता है मेरे लिए। तो कोई भी इमोशनल सीन्स या रोमांटिक सीन्स खैर अभी तक तो मिले भी नहीं, लेकिन जो कभी कभार करने का भी इत्तेफाक हुआ है बड़े लो स्केल के ऊपर भी, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे फील होता है कि एक्शन टाइप वाला काम ना शायद मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये जिन्होंने सवाल पूछा था तो यही है कि, और उनके तवज्जुह से बाकी लोगों के लिए भी, इंडस्ट्री में अगर कोई ये देख रहा है और उसको कोई भी भैड़ा किरदार करवाना है तो मुझे बिल्कुल जरूर याद रखे, मैं करना चाहता हूँ। जबरदस्त। अच्छा अदील, आपको मतलब पहला जो आपका तासुर बनता है ना, वो ये है कि आप एक जरा मुख्तलिफ आदमी है, चाहे आपको ड्रामों में भी देखा जाए जब भी, और वैसे भी आपका कंटेंट देखा जाए तो जब भी अंदाजा होता है कि इस दुनिया से थोड़ा हटके इंसान है ये। तो अभी आपकी बात से भी यही साबित हो रहा है, लोग हीरो बनना चाहते हैं, आप खुद से विलन बनना चाह रहे हैं। चलिए ग्रेट, लेकिन आपकी ख्वाहिश जरूर इंशाल्लाह पूरी हो, हमारी दुआ आपके साथ है। इन्होंने ये भी पूछा हुआ कोई राइटर जिससे आप बहुत इंस्पायर हो। अनीका का ही सवाल है आपसे। राइटर्स जो अगली इंस्पिरेशन थी ना मेरी, जिसने मुझे आप कह सकते हैं कि धकेला था लिटरेचर पढ़ने में, तो वो इंशा जी थे। और मैंने अपनी जिंदगी की जो पहली किताब पढ़ी थी वो इंशा जी की पढ़ी थी। उस किताब का नाम है उर्दू की आखिरी किताब। तो वो एक बहुत ही कमाल किताब है, और मैं मतलब सजेस्ट करता हूँ अगर लोगों ने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़े इंशा जी को। वो तंज की बेसिकली तंज और मिजाज उसके ऊपर पर्सपेक्टिव में। सो इंशा जी की वजह से मुझे अदब में दिलचस्पी हुई। फिर मुझे अशफाक साहब ने बहुत ज्यादा अरसे तक अपने वो सहर में रखा। अभी भी उनकी चीजें मुझे याद आती रहती हैं, उनके प्लेस की, उनका कोई डायलॉग वगैरह। फिर अगेन बानो कुर्सिया, जिनको मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान की तो अभी तक तो हमने जो अच्छे राइटर्स देखे हैं उनमें क्या बात है, बानो जैसा तो कोई भी नहीं है। और मुस्तनसर साहब की किताब प्यार का पहला शहर, और उसके अलावा उम्दुल-ए-ज़मी अजनबी और कुछ और सफरनामे। तो ये ज्यादा मतलब है अपने जो राइटर्स को, जो पाकिस्तानी राइटर्स मैंने पढ़े यही पढ़े। मंटो को बहुत पढ़ा है, मुमताज मफी साहब को पढ़ा है, इंतजार हुसैन को पढ़ा है। उसके अलावा
कुछ जो मुझे ज्यादा और इंस्पायरिंग लगा था लिटरेचर में, वो फिर मुझे रशियन जो टॉल्स्टॉय का या चेखव का, इनका जो काम है जो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, रशियन कहानियां बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प, मंटो ने खुद भी कुछ ट्रांसलेट की हुई है। तो इस तरीके के हैं, कोई एक स्पेसिफिक तो नहीं ऑब्वियसली कह सकता कि फला राइटर मुझे बहुत पसंद है, बट इस तरीके के सारे ही हैं। सही। अच्छा, इन्होंने एक सवाल आपसे और किया हुआ है, कह रही हैं कि आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा काम है जिसको सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? मैं सबसे ज्यादा मेरी अल्टीमेट डिजायर यही है कि मैं लिखूं और डायरेक्ट करूं। ये मेरी दो मेनली जो है ना वो इंटरेस्ट मेरी है, मतलब अपने ही लिखे हुए को डायरेक्ट करूं, किसी या कोई कहानी अगर मुझे अच्छी लगती तो उसको डायरेक्ट करूं। लेकिन साइड बाय साइड हाँ ये सारे काम ही चल रहे होते हैं। मैं अभी इनको ये नहीं पता, मैं तो कैमरा भी चला लेता हूँ, मैं एडिट भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, और मैं मतलब इस फील्ड के जितने छोटे मोटे काम है ना, चाहे वो टेक्निकल हो या क्रिएटिव हो, वो सारे मैंने किए हैं। तो इसलिए हर काम ही आता है, हमें अच्छा लगता है, मतलब ये सारे काम ही अच्छे लगते हैं। रेडियो के टाइम पे ऐसा था कि खुद जाके सारी चीजें सीख ली, कि बजाय इसके कि यार कभी कोई मसला हो और आप बंदा बुला के लाओ कि यार ये मशीन कैसे चलती है, तो फलानी चीज रील अगर उतर गई है तो रील को दोबारा कैसे चढ़ाना है, तो ये जो सारी चीजें थी ये खुद ही सीखने का फायदा हुआ। वो जमाने में हमें सब यही कहते थे कि यार खुद सीख लोगे तो मोहताजी नहीं होगी किसी की। तो मेरा तो अब बेसिकली इस फील्ड में इतना अच्छा है ओढ़ना बिछोना कि मैं ज्यादातर काम खुद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी चॉइस पे तो वो लिखना और डायरेक्ट करना। सही। अच्छा, अपनी वीडियोस खुद बनाते हैं आप, जो आपके चैनल के लिए हैं, तो वीडियो वगैरह खुद ही बनाते हैं या फिर वो यहाँ पे मेरे साथ जो मेरे दोस्त भी हैं और कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं, तो वो मोस्टली जो है ना वो शूट कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, हेल्प आउट कर देते हैं साउंड के साथ, म्यूजिक ये लगा लें, क्योंकि ऑब्वियसली जो काम कर रहा होता है तो वो तो एक्सपर्ट होता है। तो कभी अगर कोई मिल जाए तो उनकी हेल्प ले लेते हैं, जब उनकी हेल्प ले लेता हूँ तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छी निकल आती है, जब उनकी हेल्प नहीं मिलती तो मैं अपने ओन पे भी कर लेता हूँ काम। ऑब्वियसली यू नीड समवन टू होल्ड अ कैमरा कि यार, क्योंकि मैं सेल्फी मोड में नहीं बनाता वीडियोस, एक कैमरा जरूर हो जो सामने वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैंने आपने देखा ही है कि मैं किस तरह वीडियो बना रहा हूँ, तो छत पे खड़े होके, अब ना लाइट लगी हुई है ना कोई, उसमें है ही नहीं मेहनत, तो इतना आसान काम तो कोई भी कर सकता है। तो वही है, मैं तो एक इंतहाई आसान काम करता हूँ, उसमें क्या ही मैं लोगों को रखूंगा साथ। अच्छा, ये एक मेरे लिए हैरत अंगेज बात भी है, क्योंकि आर्टिस्ट एक्टर तो थोड़ी सी एक अपनी तारीफें करवाने का, खुद सताइशी वाला जो जज्बा है ना वो इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। मुझे अंदाजा हुआ कि अदील को तस्वीरें खिंचवाने का भी कोई खास शौक नहीं है, और बाकी आप अपना कंटेंट भी क्रिएट करते हैं तो उसमें भी चेहरा वाजे नजर आए ना आए उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लिए, तो उसके पीछे क्या मतलब वजह है, आप थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे? आई थिंक बात ज्यादा अहम है, मुझे ये लगता है कि बात ज्यादा अहम है, उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा तवज्जो जानी चाहिए। जब मैं फिल्म पढ़ रहा था तो तब भी हमने ये चीज सीखी थी कि बाज लोग हैं उनको लगता है कि यार अच्छा सा सेट लगा लो, अच्छी सी लाइटिंग कर लो, एक्टर्स का मेकअप बड़ा लीथल करवा लो, ग्रेड अच्छा करवा लो, तो एक अच्छी फिल्म बन जाएगी। अब बात ये होती है कि जो आप बात कहना चाह रहे हो, अगर आपका शॉट बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत शॉट है, लेकिन वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेन बात से, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना आपके खूबसूरत शॉट लेने का। उससे अच्छा होता कि आप एक सिंपल शॉट लेते ताकि मैं आपकी बात के ऊपर फोकस कर सकता। तो अब हम लोग मतलब अक्सर औकात आपने देखा होगा कि एक टाइम था, स्पेशली ज़िया रिजीम के अंदर ये क्रिटिसिज्म किया जाता था कि ज़ियाउल हक के टाइम के ऊपर इतना एक प्रेशर आ गया था कि लोग जो हैं वो, अब लड़की सो के भी उठती थी तो उसने दुपट्टा पहना होता था। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, लेकिन चूंकि टीवी के ऊपर प्रेशर था कि आप बगैर दुपट्टे के नहीं आ सकते, तो वो एक काइंड ऑफ एक सेंसरशिप की पॉलिसी थी, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाती थी। लेकिन अगर ठीक है वो तो हमें समझ में आ जाती थी और वो बात खत्म भी हो गई। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि एक लड़की बिस्तर से निकली और उसका पूरा मेकअप भी हुआ है और उसके बाल भी बड़े सेट हैं, या वो किचन में काम कर रही है, येट शी इज लुकिंग सो प्रिटी, वो भी अनरियलिस्टिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि किचन में काम करके आप प्रिटी नहीं नजर आ सकते, लेकिन किचन में अगर आप गर्मी के टाइम में काम कर रहे हैं और एक आपकी इकोनॉमिक क्लास भी लोअर है या मिडिल है, तो ऑब्वियसली आपको पसीना आया होगा, ऑब्वियसली आपने कैजुअल घर के कपड़े पहने होंगे, आपके बाल भी बिखरे हुए होंगे, बट हमारे एक्टर्स ये सब करने को तैयार ही नहीं। वो जनाजे का सीन उठा लें, वो शादी का सीन उठा लें, वो बिस्तर का सीन उठा लें, सबके बाल आगे से यूं करके बने हुए,
और वो कभी नहीं हिलते, तो वो पता चलता है कि यार आपने शॉट से पहले आखिरी जल्दी से कंघी की और कंघी। अब मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे बाल ही सारे एकदम से टिशन टॉप सब कुछ है, मैं कैरेक्टर में कैसे आऊंगा? मैंने अगर एक उस हालत में आना है कि अब जैसे परिजात कर रहा था, मैं बेंच पे लेटा हुआ था और जब तक लाइट्स रेडी हो रही थी तो मैं बेंच पे लेटा ही हुआ था कि मैं बैठ के भी क्या ही करना है, लेटे रहे, कपड़ों पे सिलवट भी आ जाएगी, चेहरे पे थोड़ी सुस्ती हो जाएगी, बाल बिखर जाएंगे, सो ताकि लोग असल में फिर रिलेट भी कर सके ना, जो चीज आप उनको, जो टेस्ट आप देना चाह रहे हो वो टेस्ट तो उन तक पहुंचे। सो मेरा मतलब ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस बड़े घर, गाड़ी और अच्छी लाइटिंग और अच्छे कपड़े जो है ना, वो फिर आपको एक समाओ, हाँ ठीक है, देखने की इस तरह देखने के लिए अच्छे हैं कि अगर कोई कपड़े देख रहा है कोई फिर आप वैसे तो खैर आपको फिर मॉडलिंग देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे ज्यादा अच्छी नुमाइश हो रही होती है exactly. तो फिर वहां पे चले जाए। ड्रामा तो ना, ड्रामे का तो मकसद कुछ और है ना, उसमें आप कहानी सुना रहे हैं और कहानी के लिए ऑथेंटिसिटी बड़ी जरूरी है कि जो जिस रूप में अपीयर हो रहा है वो वैसा ही लगे। सो इस लिहाज से मुझे मतलब कैरेक्टर एक्टर करने का भी ज्यादा शौक है, और वो चीज कि जिसमें नए से नया कुछ करने को मिले, कि यार चलें इसमें टेंड करा के आ जाएं या बॉडी बना के आ जाएं या वेट लूज करके आ जाएं, तो मैं इस तरह की चीज करना चाहूंगा ना, कुछ मजा तो आएगा ना, तो एक्साइटमेंट तो होगी। ऐसा बोरिंग सा काम करके क्या करना है कि बस सब कुछ तैयार है और बस मैं हर वक्त, आई थिंक ये जो चीज है इसने, ठीक है, इट गोज विद स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज, मैं तो खैर उस तरीके से हूं भी नहीं, शायद होना भी नहीं चाहता, लेकिन ये कि जो वो एक सेलिब्रिटी अपने इतना स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर वो आ जाता है कि वो अपने आप को भी उसी तरीके से देखना शुरू कर देता है जैसे दुनिया उसको देख रही होती है, तो उसको लगता है कि बस उसको हर वक्त एक खास हालत में ही होना चाहिए। मतलब वो आई थिंक आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो छीन लेता है ना, रियल चीज तो नहीं है। मुझसे कोई वैसे लाइफ में अगर आके मिल लेगा तो उसको तो लगेगा कि यार हाँ ठीक है, आम सा आदमी है, तो ऑब्वियसली आम सा ही आदमी है ना, आम ही लोग ही हैं सारे, कोई हम में कोई बहुत स्पेशल नहीं है। उसका आर्ट या उसका क्राफ्ट अगर अच्छा है उसकी आप अप्रिसिएशन कर सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त आप अपने आप में पूरा चेंज कर लें कि बस मैं आज से ऐसा ही हूँ हमेशा, अब मैं सो के भी उठूंगा तो मैं ऐसे ही रहूंगा। आई डोंट थिंक सो। जिंदगी को आप रिलैक्स और आजाद रखें आपको। मैं लेजी भी हूं ना, तो मेरा ये है कि थोड़ा सा बस जिंदगी को सुकून से गुजारे ना, ज्यादा खप ना क्रिएट करें अपने लिए और दूसरों के लिए, बस आसान थोड़ी सी जिंदगी है, आराम से गुजार के निकल जाए यहाँ से। लेकिन आप देखिए कितने लोग आपके पास YouTube पे आ रहे हैं कि हम परिजात देखने के बाद यहाँ पे आए, तो इससे अंदाजा होता है कि आम जो आवाम है ना वो उसी से रिलेट करती है जो अपने जैसा लगता है। तो काश कि ये बात हमारे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को समझ में आ जाए, हमारे टीवी चैनल्स के जो मालकान हैं उनको समझ में आ जाए कि हम अपने जैसे लोग लिखना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते वो जो सूटेड बूटेड और बड़ा मॉडल टाइप शख्स होता है, वो हमें नहीं पसंद। अच्छा, एक राउंड मेरे पास है, रैपिड राउंड आपसे मैं करूंगी, एक मतलब जो है जवाब दे दीजिएगा आप जल्दी जल्दी से। आपकी स्पीड डायल पे किसका नंबर रहता है? स्पीड डायल पे किसका नंबर रहता है? जिसके मैंने पैसे देने होंगे या जिससे मैंने पैसे लेने होंगे उसका नंबर रहता है मोस्टली। अच्छा, कितने बजे तक सो जाते हैं आप अमूमन? मैं बहुत वो बुरा हूँ सोने में। आई वुड लव टू स्लीप के जब दिन निकलूंगा। सही। अगर आपकी जिंदगी पे कोई किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? अल्लाह मेरी तौबा, मैं मेरी जिंदगी पे कोई किताब हो तो उसका टाइटल आई थिंक होना चाहिए आवारगी। आवारगी, ओके, राइट, सही। आपकी कोई एक ऐसी हॉबी जो ज्यादा लोगों को नहीं पता? मेरी एक ऐसी हॉबी, मैं पेंट भी कर लेता हूँ। वाओ, ग्रेट। और ऐसा कोई फूड आइटम जो आप रोजाना आपको मिले और रोजाना खा लेते हो, मना ना करें? मैं मेथी रोज खा सकता हूँ, मैं करेले रोज खा सकता हूँ, मैं माश की दाल तो वैसे ही, हाँ मतलब ये खा लेता हूँ, मैं रोज खा लूंगा। सही, ग्रेट। बाकी दूध दही तो मोहब्बत है ही है। अच्छा, वाह। अच्छा, अब अनवर अहमद का सवाल है मेरे पास। सलाम एंड वेलकम कहा इन्होंने, और आपको कहा है कि माशाल्लाह आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किस तरह के रोल जो है ना आप
करना पसंद करेंगे, वो तो अभी आपने बता दिया कि नेगेटिव रोल करना चाहते हैं, विलन के तौर पे आना चाहते हैं, तो सवाल को रहने देते हैं। वसीम तबस्सुम साहब का सवाल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हाल है आपके अदील अफजल, आपकी शख्सियत इतनी इनकलाबी क्यों है? मजे का सवाल है। मेरी यार शख्सियत, मेरे दोस्त, बस इनकलाबी नहीं, मेरे अफकार इनकलाबी हैं। शख्सियत तो आम सी है, अफकार इनकलाबी हैं, और ये सब उस्तादों और दोस्तों की देन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म के हालात से हम शुरू से ही गुजर रहे हैं, जब से ये मुल्क बना है, तो अब यहाँ तो बच्चा बच्चा इनकलाबी है, उसके कम से कम अफकार जरूर इनकलाबी हैं। सही। और नौजवान नस्ल को कोई खास पैगाम देना चाहे, और हर एक ड्रामा निगार या शायर का अपना अपना अंदाज होता है, वो हर किसी खास माशरती इशू को लेकर चलता है। हमारे माशरती इशूज बहुत ज्यादा हैं, आप किस इशू पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं जो कि नौजवानों को सही सिमत पर ला सके? मेरा शुरू दिन से एक ही आप कह सकते हैं कि नुक्ता नजर है, और मैं अभी तक उसके ऊपर कायम हूँ, और वो ये है कि इंसान को सवाल उठाने की इजाजत भी होनी चाहिए और आदत भी होनी चाहिए। जब आप बचपन से किसी को सवाल उठाने की इजाजत देंगे, तो उससे उसके अंदर ना फैसला साजी की भी एबिलिटी आएगी, वो सिर्फ एक ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनेगा। तो हमारे जो लोग हैं, जो हम अनफॉर्चुनेटली जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उसमें यही है कि हमारी अपनी कोई किसी भी मुद्दे को लेके पर्सनल ओपिनियन नहीं होती, बल्कि हमारे पास रटे रटाए जुमले होते हैं कि हमने साइड लेनी है, मैंने अपने फिरके की साइड लेनी है, मैंने अपनी कौम, मतलब पाकिस्तान इंडिया की बात हो जाएगी तो मैं पाकिस्तानी बन जाऊंगा, फिर पाकिस्तान के अंदर अगर शिया सुन्नी बात हो जाएगी तो मैंने अपना सेक्ट देख के साइड पे हो जाना है, अपनी रेस देख के साइड पे हो जाना है, अपना जेंडर देख के साइड पे हो जाना है। ये जो सारी चीजें हैं, ये बाइसनेस आपके अपने अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आप एक्चुअली में किसी चीज के बारे में ओपिनियन कायम करना चाहते हो, तो एटलीस्ट फिर उस चीज को पढ़ो, और पढ़ने के लिए यही होगा कि चीजों को ये जो सारी एनके लगाई हुई है ना हमने, जेंडर की, रेस की, रिलीजन की, सेक्ट की, नेशनैलिटी की, ये उतार के जरा दुनिया को वैसे ही देखना शुरू करें, तो दुनिया आपको फिर समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी ना, तो आपके सवालात के जवाबात भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप किसी का गिरबान भी नहीं पकड़ेंगे और किसी का सर भी नहीं फाड़ेंगे। आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा फला चीज की पीछे क्या रीजन है। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हल करता है, चाहे वो आपसे अपना हक मांगने का सवाल करे, या आपसे वो आपकी किसी आदत के बारे में सवाल करे। जब तक किसी ने सवाल उठाया ना, आप पे कोई जजमेंट नहीं दी, आप पे कोई फैसला नाफिज नहीं किया, तब तक बात ठीक है। मसाइल आगे की चीजों के होते हैं। जब तक किसी ने सवाल उठाया है और आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो फिर आपको जो है ना उसका जवाब ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसका मुंह बंद कराएं, जो कि हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि यार सवाल हुआ है, जवाब नहीं है, तो शट अप कॉल दे दो। तो शट अप कॉल आपको कभी भी कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आखिरी बस एक गेम है, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। टाइम मुझे अंदाजा है कि मैंने आपका काफी ले लिया है। ये जो है खाली जगह आपको पुर करनी है। सबसे पहला जो जुमला है वो है, हाशिम नदीम साहब बहुत डैश हैं। बहुत मकबूल हैं। शहजाद कश्मीरी बहुत डैश हैं। शहजाद कश्मीरी बहुत इनविजिबल है, मतलब जितना उसका टैलेंट और पोटेंशियल है वो इतना लोगों में अभी विजिबल नहीं हुआ। ही इज इनविजिबल। सही। डैश की एक्टिंग, डैश की एक्टिंग बस सही है। ज्यादातर लोगों की पाकिस्तान में बस सही है। मैं किसी एक का क्या नाम छोड़े मिट्टी डाले। अच्छा, डैश की शायरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, नून मीम राशिद, फैज, गुलजार साहब, ये सारे। सही। और लास्ट, मुझे डैश के साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया। सानिया सईद। सही, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। वो लेजेंड है वो। सानिया सईद के साथ एक फिल्म है आएगी, उसमें सबा कमर भी है। तो सबा कमर और सानिया सईद के सामने जाते हुए मुझे एक्चुअली में डर लग रहा था। सानिया सईद से तो ज्यादा लग रहा था कि वो तो मैं तो उनका फैन हूँ, तो मैं उनके सामने खड़े होकर डायलॉग कैसे बोलूंगा।
तो हम जहाँ ठहरे हुए थे तो मैं वहाँ होटल से सेट तक जाते जाते जो है ना, मैं यही सोचा था कि मैं जाऊंगा तो मैं कैसे बात होगी सानिया से। तो जब मैं पहुंचा तो उन्होंने सानिया को मैंने सलाम दुआ की, तो उन्होंने आगे से फौरन मुझे कहती हाँ 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 जल्दी तुम आ गए, आओ रिहर्सल करें। तो मुझे नहीं पता मैं कैसा डिलीवर कर रही हूँ, तो चलो खड़े हो जाओ और जरा फोकस करो मेरे काम के ऊपर। तो मैं ना उस तरह एकदम से हो गया, मैंने कहा मतलब ठीक है आप हम्बल तो हो रही हैं, लेकिन मैं आपको आपका काम देखूं कि आप कैसा डिलीवर कर रही हैं, मैं तो इसलिए आया हूं कि आप मेरा देखो। नहीं नहीं तुम ठीक कर लोगे, तुम ठीक कर लोगे। तो वो उन्होंने मतलब मुझे जितना खौफ था ना वो सारा उन्होंने यूं करके खत्म कर लिया। और फिर वो सीन भी कुछ इस तरीके से था कि पहाड़ों के अंदर मुझे मोटर बाइक लेके जानी थी। तो मैंने कहा मैं पहले एक दफा मोटर बाइक चला के देख लेता हूँ, रीजन में इलाके से थोड़ी सी शनासाई हो जाए ताकि शॉट देते हुए मसला ना हो। तो उस पर भी सानिया आ गई, मैंने कहा तुमने मुझे बिठा के ही चलानी है ना, तो फिर रिहर्सल में भी मुझे बिठा के ही लेके जाओ। तो आई थिंक जो इस तरीके के सीनियर्स हैं, या सबा कमर के साथ भी जब मैंने काम किया, शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस कि आप उनको देख के अपनी लाइनें भूल जाएं, इस कमाल की उनकी एक्टिंग है। सो वो बहुत मजा आया। वो भी इंशाल्लाह कोविड से हम निकले और सिनेमाज दोबारा आबाद हों तो उसमें छोटे छोटे कैमियोज हैं जो नजर आ जाएंगे फिल्म्स में इंशाल्लाह। तो अभी कितना काम है जो हम देखने वाले हैं आने वाले वक्त में? अभी एक और ड्रामा है जो भी स्टार्ट ही हुआ है, संगे माँ, सैफी हसन का। उसमें एक छोटा सा, अब छोटा बड़ा नहीं, मैं कभी कोई स्क्रीन टाइम नहीं उस तरीके से काउंट करता कि कितनी देर के लिए मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, पर उसमें एक रोल है। और 2 फिल्म्स हैं जो जिंदगी तमाशा और कमली, वो तो पेंडिंग में है ही हैं। सो ये मेनली काम है जिसने आना है। बाकी मेरा चैनल देखेंगे तो मेरे चैनल पे तो कुछ ना कुछ मैं लगाता ही रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अदील बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के लिए कोई मैसेज भी देना चाहें तो जरूर दें। मुझे पर्सनली इतनी को खुशी हुई है, मतलब सीरियसली जब आप से बस ये हुआ ना कि इंटरव्यू ये डन हो गया, मुझे उसी वक्त बहुत खुशी थी और मैं कुछ इतनी खुश फील कर रही थी कि वाह यार मिलाकर मेरी बात होने जा रही है आपसे। क्योंकि बड़े कम लोग होते हैं, मतलब एक तो वही वाली जो जाहिरी शख्सियत वाली बात कर लें कि जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, लेकिन जिनके बोलने से और जिनकी आंखें आपको कुछ ना मतलब डेप्थ का एहसास दें कि ये बंदा मतलब है, इसके अंदर वजन है, अपनी सोच रखता है, तो उनसे बात करके बहुत मजा आता है। और मैंने बहुत इंजॉय किया आपसे आज जो हमारी बातचीत हुई इसको। बहुत शुक्रिया, मुझे भी लुत्फ आया। मैं जरा लंबी बात करने का कायल हूँ, तो कोई भी सवाल होता है तो बस लंबा सा आंसर देने बैठ जाता हूँ। आई होप कि लोग देख सकेंगे, लेकिन इससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि यही बातें होती हैं असल में जो मतलब ये वही बोल सकता है जिसकी अपनी सोच होती है। वरना मैंने देखे बहुत सारे इंटरव्यू, आप सवाल करें अगले बंदे को समझ में नहीं आता है, एक ही जुमले में जवाब खत्म हो जाता है, तो जब जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको मजा नहीं आता। तो मुझे इसलिए बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपका भी उसका समात है, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। और मैं यही चाहूंगा कि मैं खुद जिस तरीके का काम कर रहा हूँ तो मेरी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचूं। मुझे अपनी जात से भी बड़ी खुशी यही मिली है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ढूंढते ढूंढते मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल एक नीम मुर्दा हालत में मौजूद है, तो उस पे भी आगे लोग कमेंट कर रहे हैं। फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आए, तो आई होप कि आपके थ्रू कतर में, मिडिल ईस्ट में और जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सो उन तक पहुँचना, ऑडियंस तक किसी फनकार का काम पहुँचा देना, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात होती। तो जो आप वसीला बन रहे हैं, आपका शुक्रिया, आपने बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात करवा दी। और आपको हमसे वादा करना है कि इंशाल्लाह जब भी आपका कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा तो आप हमें टाइम देंगे। और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि आपने बहुत आगे जाना है, ये मैं आपसे कह रही हूँ। क्योंकि जो मतलब हम एक तरह से क्रिटिक के तौर पे देखते हैं ना काम किसी का, तो आपके काम से मुझे अंदाजा है कि अब आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, आपने बहुत आगे जाना है। तो बस आप हमें याद रखिएगा और हमें टाइम देते रहिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे और कामयाबी दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई एक मैसेज जो कतर में रहने वाले सब लोगों को, अपने फैंस को आप देना चाहें? बस यार खुश रहें और कोशिश करें कि लीस्ट बॉदर्ड हो जाएं लोगों के लिए। मतलब ना करें किसी को तंग, ना बस छोड़ दें, जो कर रहा है ना उसको कर लें, ना तंग करें किसी को, रहने दें हाल में बस। चलें अदील, थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं आपके फ्यूचर के लिए और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम दोबारा आपके किसी नए प्रोजेक्ट के साथ बात करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज।